स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 41,674 के पार, अब तक 1,385 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 41,674 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 29,000 हैं, जिसमें से अभी तक 1,385 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 11,460 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 12,650 मामलों की पुष्टि हो चुकी, जिसमें अब तक 543 लोगों की मौत हो चुकी। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 5,513 संक्रमित हैं और अब तक 298 लोगों की मौत हो चुकी। तो वहीं दिल्ली संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 4,165 मामले सामने आए हैं और 65 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजस्थान में 2,868 संक्रमित हैं, जिसमें से 72 की मौत हो चुकी। वहीं तमिलनाडु में 3,048 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें से 32 की मौत हो चुकी, जबकि 1,400 ठीक हो चुके। उत्तर प्रदेश में 2,496 मामलों की पुष्टि हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,50,000 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 34,70,000 हो गई। इनमें एक्टिव केस 21,08,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 11,05,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में वायरस की वजह से अब तक 11,70,000 लोग संक्रमित हो चुके, जबकि 68,000 लोगों की मौत हो चुकी। फ्रांस में भी कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या 24,795 को पार कर गई। अमेरिका, इटली और स्पेन के बाद फ्रांस चौथा देश है, जहां कोरोना संक्रमण की वजह से 24,795 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। इटली में कोरोना वायरस की वजह से 29,000 लोगों की मौत हुई। इटली में 2,12,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। स्पेन में 25,322 लोगों की अब तक जान जा चुकी। बता दें कि स्पेन में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,54,000 के पार पहुंच गई, जो अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। दिल्ली के सीएम का कोरोना वायरस के सामने सरेंडर, ये क्या बोल गए अरविंद केजरीवाल। जी हां, आपको बता दें कि लगातार मरीजों के मिलने का सिलसिला रुकने और वायरस से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ने से संभवतः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मनोबल शायद कमजोर पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोरोना वायरस के आगे सरेंडर कर दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि कोरोना वायरस खत्म नहीं होने वाला, लोगों को इसके साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि लॉकडाउन कोरोना वायरस का इलाज नहीं है, बस ये इसको फैलने से रोकता है। केजरीवाल ने कोरोना संकट से निपटने के प्रयासों के लिए केंद्र सरकार और पीएम मोदी की तारीफ भी की है। केजरीवाल ने कहा कि एक सच्चाई हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए कि लॉकडाउन करने से देश से कोरोना खत्म नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि अगर हम सोचे कि किसी एरिया में लॉकडाउन कर दिया और वहां केस 0 हो जाएंगे, ऐसा पूरी दुनिया में नहीं हो रहा है। अगर हम पूरी दुनिया को लॉकडाउन करके छोड़ दें तो भी केस कम नहीं होने वाले। लॉकडाउन कोरोना को कम करता है, खत्म नहीं करता। केजरीवाल ने कहा कि अब वक्त आ गया है अर्थव्यवस्था को खोलने का। अब दिल्ली पूरी तरह तैयार है। लॉकडाउन के बाद अगर पॉजिटिव केस बढ़ते भी हैं तो हम लोगों को तैयार रहना है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो हर राज्य को अपनी तैयारी करने का निर्देश दे और केंद्र सरकार धीमे धीमे राज्यों से लॉकडाउन खोलने की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि जो रेड जोन है, केवल उन इलाकों को बंद रखना चाहिए, बाकी इलाकों को खोलना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में केवल 3 कंटेनमेंट जोन में 60% मौत हो रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मरकज से कम 3,200 लोगों को निकाला, इसमें से 1,100 लोग संक्रमित मिले और 700 से 800 विदेशों से आए थे। काफी कंट्रोल किया गया। उन्होंने कहा, हमने 35,000 से अधिक लोगों को होम क्वारंटीन किया था। अगर हमने शुरुआती कदम न उठाए होते तो दिल्ली में 25 से 30,000 केस होते।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली ने मुश्किल लड़ाई लड़ी है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में जल्द खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। मजदूरों से किराया लेने पर भड़के अखिलेश, बोले भाजपा अमीरों के साथ और गरीबों के खिलाफ। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को ट्रेन से वापस लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा रेल किराया लिए जाने की निंदा की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक है। इसके अलावा वह कहते हैं कि विपत्ति के समय शोषण करना सूदखोरों का काम होता है, सरकार का नहीं। बता दें कि इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने एक और ट्वीट करके पीएम केयर फंड पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब तो आहत भाजपा समर्थक भी यह सोच रहे हैं कि जब समाज के गरीब तबके से भी पैसे लेने थे तो पीएम केयर फंड में भावनात्मक और अपील के माध्यम से डलवाया अरबों खरबों रुपया किस काम का। अब तो आरोग्य सेतु से भी इस फंड में 100 रुपए वसूलने की अपील है। विदेशों में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए महाअभियान, यूएई में 1,50,000 से ज्यादा भारतीयों ने कराया रजिस्ट्रेशन। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मोदी सरकार महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए भारतीय दूतावासों ने ई रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। केवल संयुक्त अरब अमीरात में 1,50,000 से अधिक भारतीयों ने घर वापस आने के लिए अपना नाम रजिस्टर किया है। उन्होंने बताया कि शाम 6 बजे तक हमें 1,50,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि इनमें से 1/3 बेरोजगार हो चुके हैं और इसलिए घर वापस आना चाहते हैं। विपुल ने बताया करीब 40% आवेदक श्रमिक हैं और 20% पेशेवर। 25% लोगों ने देश वापसी की वजह से रोजगार छीनना बताया है। करीब 10% आवेदक टूरिस्ट वीजा धारक हैं जो लॉकडाउन शुरू होते ही विमान सेवा पर रोक की वजह से यहां फंस गए हैं। अन्य आवेदकों में मेडिकल इमरजेंसी, गर्भवती महिलाएं, स्टूडेंट्स आदि शामिल हैं। जैश-ए-मोहम्मद की कश्मीर में 11 मई को एक साथ कई आत्मघाती हमले करने की खतरनाक योजना। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान आधारित आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद ने जम्मू कश्मीर में 11 मई को एक साथ कई सारे आत्मघाती आतंकी हमलों की योजना बनाई। इस बात की जानकारी केंद्र शासित प्रदेश के इंटेलिजेंस अलर्ट में बताई गई। अंग्रेजी अखबार के हिंदुस्तान टाइम्स को दिल्ली में आतंक विरोधी अभियान से जुड़े एक प्रमुख अधिकारी ने बताया, यह जानकारी मिली है कि ये आतंकी हमले आत्मघाती हो सकते हैं और जम्मू कश्मीर में सेना और अर्धसैनिक बलों के बेस को निशाना बनाकर किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने सिर्फ अप्रैल में 28 आतंकियों को मार गिराया। इस जबरदस्त सुरक्षा कार्रवाई पर हाल ही में इस्लामाबाद में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई थी, जिसने इसे 29 मासूमों की हत्या करार देते हुए इसका विरोध किया। दोस्तों, हमारी सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर, जिसे किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बताया जा रहा है, कई दिनों से किसी भी तरह की गतिविधि से दूर था। उसका छोटा भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर आतंकी संगठन की सारी गतिविधियों को देख रहा है और कई सारे आतंकी हमलों की योजना में खुद व्यक्तिगत तौर पर शामिल है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों से अब तक मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर की एक मीटिंग पाकिस्तान के ISI के अधिकारियों के साथ पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद के बाहरी इलाके रावलपिंडी में होनी थी। भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि हमारा अनुमान है कि मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर ISI के अपने हैंडलरों से 11 मई को होने वाले इन आतंकी हमले के सिलसिले में ही मिल रहा है। कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को अमित शाह का सलाम, कहा पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ समेत सैकड़ों वीरों को सेना ने आज सम्मानित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। अमित शाह ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि भारत जिस बहादुरी से कोरोना से लड़ रहा है वह सचमुच प्रशंसनीय है। आज तीनों सेनाओं ने कोरोना संक्रमण से लड़ने वाले बहादुर जवानों को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस कठिन समय में पूरा देश अपने वीर जवानों व उनके परिवारों के साथ खड़ा है। गृह मंत्री ने एक ट्वीट के बाद ट्वीट कर कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा देश को कोरोना से मुक्त करने के लिए
दिन रात एक करने वाले डॉक्टरों, पुलिस, अर्धसैनिक बलों व अन्य योद्धाओं का विभिन्न तरीकों से सम्मान के दृश्य दिल को छू लेने वाले हैं। इन योद्धाओं ने जिस बहादुरी से कोरोना से लड़ाई लड़ी है वह निश्चित रूप से वंदनीय है। शाह ने कुछ तस्वीरें जारी करते हुए लिखा कि भारत अपने वीर कोरोना योद्धाओं को सलाम करता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी सरकार और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। देश को कोरोना से मुक्त कर हमें चुनौतियों को अवसर में बदलना है और एक स्वस्थ, समृद्ध व सशक्त भारत बनाकर विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। शाह ने इससे पहले सेना की पहल का स्वागत करते हुए कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि सशस्त्र बलों के इस फैसले से हमारे डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और मीडिया कर्मियों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम करता है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। कोरोना योद्धाओं को सम्मान, वायुसेना ने अस्पतालों पर बरसाए फूल, नौसेना ने बनाई मानव श्रृंखला। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोविड-19 जैसे अदृश्य दुश्मन से अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर लड़ने वाले योद्धाओं को आज देश की सशस्त्र बल अनोखे तरीके से सम्मान दे रही है। भारतीय वायुसेना ने सुखोई जैसे लड़ाकू विमान के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित कोरोना वायरस अस्पतालों के ऊपर फूल बरसाने शुरू कर दिए। भारतीय सेना इन अस्पतालों के पास अपनी धुन से कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ा रही है। वहीं नौसेना अपने जहाजों को रोशन करके कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत दर्ज करने का संदेश देगी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने असम के गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ऊपर स्वास्थ्य कर्मियों के कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए फूल बरसाए। भारतीय नौसेना के 1500 कर्मियों ने गोवा में INS हंसा पर कोरोना योद्धाओं की अटूट प्रतिबद्धता को लेकर धन्यवाद देते हुए मानव श्रृंखला बनाई। कमलनाथ ने कहा, MP में राशन नहीं, शराब की दुकानें चल रही। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इस समय प्रदेश में राशन की दुकान नहीं चल पा रही, लेकिन शराब की दुकानें चल रही है। यह बात उन्होंने भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि जनता दोबारा हम पर भरोसा करेगी और हमारी सरकार बनवाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के 24 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव में कांग्रेस को 20 से 22 सीटें मिलेगी। चुनाव में यह साफ हो जाएगा कि प्रदेश की जनता क्या चाहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के संबंधों को लेकर पूछे गए सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि उनसे मेरे संबंध पहले जैसे ही हैं। उपचुनाव में हम सब मिलकर विजय हासिल करेंगे। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती है। कहीं कहीं बर्फबारी भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ बारिश संभव है। एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज प्री मानसून वर्षा जारी रहेगी। केरल, आंतरिक तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश और तटीय आंध्र प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, बिहार, झारखंड और ओडिशा में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।